8वीं सदी की शुरुआत का वक्त था। एक 17 साल का लड़ाका घोड़ों से सजी अपनी फौज लेकर सीरिया के दमिश्क से भारत की ओर बढ़ रहा था। उसका निशाना भारत का एक समृद्ध प्रांत था। इस दौर में उसके रास्ते में जो भी आया उसे कुचलते हुए वो आगे बढ़ा और फिर इस प्रांत को उसने तहस नहस कर दिया। यह साल था 712 जब भारत के उत्तर में पहली बार इस्लाम की एंट्री होती है। उस लड़ाके का नाम था मोहम्मद बिन कासिम। वो कासिम जिसे पाकिस्तान पहला पाकिस्तानी कहता है, वो कासिम जिसे तलवार के दम पर इस्लाम लाने वाला लड़ाका माना जाता है। लेकिन हमारी कहानी मोहम्मद बिन कासिम के बारे में नहीं है। आज की हमारी कहानी है उस राजा के बारे में जिसको बिन कासिम ने हराया था। उस राजा का नाम था दाहिर और वो राजा था सिंध का। सिंध के इतिहास की ये वो सबसे बड़ी घटना है जिसने इस इलाके के भविष्य को बदल कर रख दिया। वो सिंध जो कि भारत की सीमा पर पहला हिंदू राज्य था। वो सिंध जो कि भगवान झूलेलाल के बाद से ही एक अलग सिंधुस्तान का सपना देखता था। वो सिंध जहां से निकले लोग आज भी भारत और पाकिस्तान में अपने बिजनेस का लोहा मनवाते हैं और जहां के लोगों का काफी नाम है। उसी सिंध के लोगों को पाकिस्तान को दे दिया गया और तमाम लोगों को अपना घर बार छोड़कर सिंध से भागना पड़ा रातों रात। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि यह सब तब हुआ जब भारत के विभाजन के समय ना तो यहां बड़े पैमाने पर दंगे हुए और ना ही पंजाब या बंगाल की तरह इसे बांटा गया। तो आखिर क्या है सिंध की कहानी? आज इसी चीज़ पर हम बात करेंगे और सारे सवालों के जवाब देंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। सिंध भारत में क्यों शामिल नहीं हुआ, इस सवाल के जवाब के लिए हमें सिंध और उसके इतिहास के बारे में थोड़ा जानना होगा। सिंध पाकिस्तान के लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रांत या स्टेट है। आबादी के मामले में यह पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा प्रांत है और एरिया के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा प्रांत है। इसके वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में बलूचिस्तान पड़ता है, उत्तर में पंजाब, ईस्ट में थार रेगिस्तान और पश्चिम में किरथर की पहाड़ियां पड़ती हैं। सिंध का इतिहास आज से नहीं बल्कि हड़प्पा काल या यूं कहें उससे भी काफ़ी पहले से मिलता है। यहाँ स्टोन एज के टाइम से ही लोग रहा करते थे, लेकिन ऐतिहासिक रूप से इसका सबसे ज़्यादा महत्व आता है हड़प्पा सभ्यता की वजह से। पाकिस्तान में जब साल 1921 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई तो सिंध का नाम पूरी दुनिया में फैल गया। वजह यह थी कि यह शहर सिंधु नदी के पास पड़ता था और हड़प्पा के शुरुआती स्थल सिंधु नदी के आसपास थे। पहले इसीलिए माना गया कि हड़प्पा सभ्यता असल में सिंधु घाटी सभ्यता है। वक्त के साथ हालांकि क्लियर हो गया कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार सिंधु नदी से कहीं अधिक दूर तक है, लेकिन इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता कि सिंधु नदी के पास बसे खास तौर पर सिंधु के मोहनजोदड़ो की विशालता और भव्यता में सिंधु नदी का इंपॉर्टेंट रोल था। मोहनजोदड़ो वो शहर था जहां पर प्रॉपर टाउन प्लानिंग थी। सिंधु नदी के रास्ते ये लोग ट्रेड करते थे। गुजरात के पास बना लोथल सिंधु घाटी के लोगों द्वारा बनाया गया दुनिया का पहला बंदरगाह माना जाता था। इस तरह से सिंध की समृद्धि हड़प्पा काल से ही थी। फिर कई कारणों से सिंधु नदी सभ्यता का पतन हो गया और ये पूरी सभ्यता खत्म हो गई। सैकड़ों सालों तक वीरान रहने के बाद सिंध पर नई आबादी का बसेरा होता है, जिसमें पर्शिया के राजा साइरस और कुषाण राजाओं ने सिंध को दोबारा जिंदा किया। कुषाण राजाओं में कनिष्क के दौर में सिंध चाइना के सिल्क रूट से जुड़ गया। इससे सिंधी एक बार फिर से पूरी दुनिया के ट्रेड के साथ जुड़ गए। मौर्य काल में सिंध में बौद्ध धर्म आता है। इस बात के सबूत सिंध में मौजूद सिराज जी तकरी में मिलते हैं। खैर, सिंध पर कुषाणों के बाद राजपूतों ने राज किया और आगे चलकर 5वीं सदी में यहाँ की सत्ता संभालता है राय वंश। इसी राय वंश में एक राजा थे साहसी राय, जो साल 632 के आसपास सिंध पर राज कर रहे थे। साहसी राय के बाद उनके अपने एक लीडर चच को साहसी राय ने राजा बना दिया। इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। कहा जाता है कि चच बेहद खूबसूरत थे। इधर साहसी राय की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपना राजपाट दे दिया चच को। चच की खूबसूरती को देखकर साहसी राय की विधवा पत्नी सोहानादी ने चच से शादी कर ली। चच पहले ब्राह्मण राजा थे सिंध के और इन्हीं पति पत्नी की संतान थे राजा दाहिर। वही दाहिर जो आखिरी ब्राह्मण सिंध रूलर बने। वैसे राजा दाहिर की भी एक और दिलचस्प कहानी है जो कि एक भविष्यवाणी से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि राजा दाहिर को किसी ज्योतिषी ने बताया था कि उनकी बहन जिससे भी शादी करेगी वही सिंध पर राज करेगा। ये बात सुनकर राजा दाहिर तय करते हैं कि वो उसके साथ शादी कर लेंगे। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि यह सिर्फ एक नाम की शादी थी। फिर इस शादी के बाद दाहिर सिंध के राजा बन गए।
राजा दाहिर के राज में सिंध खूब फला फूला। उन्होंने पश्चिम में मकरान, दक्षिण में अरब सागर और गुजरात से लेकर पूर्व में मौजूद मालवा के सेंटर से लेकर राजपुताने तक और उत्तर में मुल्तान से गुजरकर दक्षिणी पंजाब तक अपना साम्राज्य फैलाया हुआ था। मुमताज पठान तारीखे सिंध में लिखते हैं कि राजा दाहिर इंसाफ पसंद राजा थे। उनके राज्य में 3 तरह की अदालतें थीं, जिन्हें कोलास, सरपनास और गनास इन्हें कहा जाता था। बड़े मुकदमे राजा के पास जाते थे जो सुप्रीम कोर्ट का दर्जा रखते थे। अब सिंध में उस टाइम पर जमीन और समुद्र दोनों तरह से व्यापार होता था। इस व्यापार की बदौलत दाहिर का राज्य खूब तरक्की कर रहा था। इतनी तरक्की की वजह से ही आक्रमणकारियों की भी इस राज्य पर नजर पड़ी। ये आक्रमण अरब देशों की तरफ से होते थे। 9वीं सदी के मुस्लिम इतिहासकार अल बालाधुरी के हिसाब से अरब की तरफ से सिंध पर 15 बार आक्रमण हुए। इसमें से 14 बार अरबों की हार होती है, लेकिन 15वीं बार मोहम्मद बिन कासिम के हमले में सिंध पूरी तरह से बर्बाद हो गया। सिंध पर कासिम का हमला क्यों हुआ, इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। कहानी जुड़ी हुई है उम्मयद डायनेस्टी से। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद 4 खलीफा हुए। इन खलीफाओं में से एक खलीफा थे उस्मान की हत्या के बाद अली को खलीफा बनाया गया, लेकिन उस्मान के रिश्तेदार मुआविया को यह बात पसंद नहीं आई। उनके विरोध के चलते अली की भी हत्या हो गई। फिर उमैयद डायनेस्टी के मुआविया ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया। हालांकि इस बीच अब्दुल्लाह इब्न जुबैर जो पैगंबर के खास थे, उन्होंने मुआविया को नया खलीफा मानने से इनकार कर दिया। इस इनकार से शुरू होती है एक लड़ाई जिसे इस्लामिक इतिहास में फितना या सिविल वॉर कहा जाता है। इस लड़ाई के चलते कई लोगों को भागना पड़ा। इन्हीं भागे हुए 2 भाइयों को राजा दाहिर ने शरण दी थी, जिन्हें मारने का जिम्मा मिला था यूसुफ को। यूसुफ बिन हज्जाज बगदाद का गवर्नर था और उन दोनों भाइयों का नाम था माविया बिन हारिस अलाफी और मोहम्मद बिन हारिस अलाफी। अब जब दाहिर ने दोनों भाइयों को वापस करने से मना किया तो बगदाद और सिंध के रिश्ते खराब हो गए। इसके बाद एक और घटना हो जाती है। चचनामा नाम की किताब बताती है कि श्रीलंका के एक राजा ने हज्जाज को जहाज में कुछ तोहफे भिजवाए। इस तोहफे में कुछ औरतें भी थी, लेकिन जहाज को सिंधु नदी के बंदरगाह के पास लूट लिया गया। वो औरतें जो थी वो भाग निकली। इस बार फिर राजा दाहिर ने गवर्नर हुज्जाज की मदद नहीं की और लूटा हुआ माल वापस करने से मना कर दिया। इस बात से गुस्सा होकर हज्जाज ने अपने भतीजे कासिम को भेज दिया सिंध पर हमला करने के लिए। साल 708 से लेकर 711 तक कासिम ने अपने रास्ते में आने वाली हर ताकत को रौंदा और फिर सिंधु पहुंच गया। साल 712 में सिंधु नदी के पास कासिम का सामना राजा दाहिर की सेना से हुआ। इस युद्ध में राजा दाहिर की मौत हो गई और कासिम ने उनका सर काटकर गवर्नर हुज्जाज के पास बगदाद भिजवा दिया। इतिहासकार बताते हैं कि इस लड़ाई में दाहिर के दरबार के कुछ लोग दाहिर के खिलाफ मिल गए थे कासिम से। कासिम की जीत से सिंध पर कब्जा हो गया और इस तरह से वेस्ट इंडिया या नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पहली बार इस्लाम की एंट्री हुई। कासिम के कब्जे के बाद बड़े पैमाने पर लोगों ने कासिम का विरोध किया, लेकिन कासिम और उसके साथियों ने यहाँ पर इस्लाम कबूल करवाने के लिए ज़बरदस्ती की। शरिया का कानून भी लगा दिया। सिंध से खूब सारा माल लूटा गया और उसे बगदाद भेज दिया गया। खलीफा को राजा दाहिर की दोनों बेटियां भी भेजी गई। हालांकि दोनों राजकुमारियों ने कासिम को ही एक साजिश के तहत मरवा डाला। वो पूरी कहानी आपको यहाँ मिल जाएगी। वैसे माना जाता है कि कासिम को राजा दाहिर की बेटियों ने नहीं बल्कि बगदाद के नए गवर्नर ने मनवाया था। इस बात में डिबेट है। खैर, सिंध में कासिम के आने के बाद से 300 सालों तक मुस्लिम शासन रहा और इस दौरान मुस्लिम आबादी इतनी तेजी से बढ़ी कि हिंदू और मुसलमान दोनों इस राज्य में बराबर हो गए। फिर 11वीं सदी में एक और दौर आता है जब सिंध की गद्दी संभालता है मीरक शाह। मीरक शाह ने बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन कराने का काम किया और बहुत ज्यादा अत्याचार भी फैलाया। उसके अत्याचारों को रोकने के लिए सिंध में जन्म हुआ एक देवता का, जिन्हें झूलेलाल कहा जाता है। माना जाता है कि कई लोगों ने तपस्या की थी, तब जाकर वो पैदा हुए। उन्होंने मीरक शाह के अत्याचार से लोगों को आजाद कराया। कहा जाता है कि जब भगवान झूलेलाल ने मीरक शाह को समझाया कि सभी धर्म एक हैं, तो मीरक शाह नहीं माना। इसके बाद झूलेलाल ने सिंधु नदी में उफान ला दिया। इस डर से मीरक शाह झूलेलाल की शरण में आ गया। इसके बाद मीरक शाह ने जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगा दी। आज पाकिस्तान और हिंदुस्तान में रहने वाले सभी सिंधी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, इसी वजह से झूलेलाल की पूजा करते हैं। कहा जाता है कि उनकी वजह से सिंध के हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर रहने लगे थे। आगे चलकर यहाँ पर फारसी शायरी और भक्ति कवि के मिलन से सूफिज्म का जन्म हुआ। सूफीवाद के ये विचार दिल्ली दरबार में खूब प्रचलित हुए। कहते हैं कि 16वीं सदी के अंत में उमरकोट के ही राजपूत राजा के घर में अकबर पैदा हुए थे। बादशाह बनने के बाद अकबर ने सिंध को अपने शासन में मिला लिया, जहाँ कलहोरा राजवंश का शासन हुआ करता था।
अकबर के बाद औरंगजेब के टाइम तक मुगलों के ही कब्जे में सिंध रहा, लेकिन मुगलों के कमजोर पड़ने के बाद यहाँ पर बलूची सरदारों ने कब्जा कर लिया। यही वो दौर भी था जब अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना राज लगातार बढ़ाती जा रही थी। इसी कड़ी में सिंध भी अंग्रेजों की नज़र में था। सिंध में एक जगह पड़ती है थट्टा। यहाँ पर साल 1792 में अंग्रेजों ने अपनी कंपनी लगाई, लेकिन वो फेल हो गए। इसके बाद साल 1809 में अंग्रेजों ने यहाँ के बलूची अमीरों से ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की। यह संधि थी कि बलूची अमीर कभी भी फ्रेंच लोगों को सिंध में सेटल होने नहीं देंगे। फिर 1820 में ये ट्रीटी दोबारा साइन की गई। इसमें कहा गया कि अमेरिका को भी सिंध में नहीं घुसने दिया जाए। अंग्रेज इस वजह से ऐसा कर रहे थे क्योंकि सिंध का एरिया बहुत ज़्यादा उपजाऊ तो था ही, साथ ही ये मिडिल ईस्ट के देशों के लिए एक गेट का काम करता था। इस जगह पर टैक्स कलेक्शन काफ़ी अच्छा था, जिसने सिंध को एक डेवलप्ड शहर बनाया, तो यहाँ पर रहने वाले लोगों को काफ़ी अमीर बना दिया। साल 1843 में अंग्रेजों ने खुद सिंध पर कब्जा कर लिया। हालांकि इससे सिंधियों पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि उन्होंने तेजी से ब्रिटिश कल्चर को सीखा और लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लिया। अंग्रेजों के आने के बाद से सिंधी और ज़्यादा डेवलप हुए, क्योंकि सिंधियों की बिजनेस स्किल्स को देखकर अंग्रेजों ने उन्हें बड़े बड़े पोस्ट दिए। यानी कि ब्रिटिश काल में भी सिंधियों की समृद्धि का इतिहास बदस्तूर जारी रहा। आज़ादी से पहले ब्रिटिशर्स ने सिंध को पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा बनाने की कोशिश की, फिर पंजाब प्रेसिडेंसी का भी हिस्सा बनाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी सिंध एक अलग राज्य की तरह ही डेवलप होता रहा, जहां पर बिजनेस कम्युनिटी रह रही थी। जब देश में आज़ादी का आंदोलन शुरू हुआ तो सिंधियों ने भी इसमें भाग लिया, लेकिन उनके साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ भारत के बंटवारे के समय। रेड क्लिफ को बंटवारे की जिम्मेदारी दी गई थी और इसके लिए उन्हें सिर्फ 1 महीने का टाइम मिला था। बंटवारे के वक्त सिंध, बंगाल और पंजाब ऐसे राज्य थे जहां हिंदू मुस्लिम दोनों तरह की आबादी बहुत बड़े पैमाने पर रहती थी। अब बंगाल और पंजाब में तो बंटवारे के लिए खूब हिंसा हुई, हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। इधर सिंध में भी लगभग बराबर ही हिंदू मुस्लिम थे, लेकिन फिर भी इसका बंटवारा नहीं हुआ। वजह यह थी कि सिंध में हिंसा नहीं हो रही थी। धार्मिक सहिष्णुता और सूफीवाद की संस्कृति का जो इतिहास था, उसके चलते सिंध का विभाजन नहीं हुआ। बस हुआ ये कि सिंध के जो लोग सोच रहे थे कि उन्हें एक अलग देश का दर्जा मिलेगा, वो सपना पूरा नहीं हुआ और इसे पूरी तरह से भारत की बजाय पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया गया। सिंध को पाकिस्तान में दिए जाने की वजह से और पास में ही मौजूद पंजाब में होने वाली हिंसा के डर से कई हिंदुओं ने सिंध को छोड़ दिया। सिंधी हिंदू कराची बंदरगाह पर इकट्ठा होते, जहाज़ों पर सवार होकर भारत पहुंचते। इनमें से कई जहाज़ गुजरात के तटों पर रुके तो कुछ मुंबई भी चले आए। कभी सिंध के बेहद अमीर लोगों को भारत में रिफ्यूजी या शरणार्थी बनना पड़ा। नए देश में उनके पास ना तो रहने के लिए घर था, ना ही कुछ करने के लिए काम। ऐसे में सरकार ने मुंबई के कल्याण, सायन और बोरीवली के रिफ्यूजी कैंप में इन्हें भेजा। कुछ सिंधी जो थे वो खाली पड़े उन बैरकों में शिफ्ट हो गए जहां कभी ब्रिटिशर्स रहा करते थे। इन बैरकों में कभी कोई कमरा नहीं होता था। कई बार ये सिंधी बीच में कपड़ा डालकर पर्दा करते थे। इसी तरह से राजस्थान और दिल्ली में भी सिंधी पहुंचे और वहां रहने लगे। भारत में जो सिंधी आए उनकी संख्या 90,000 को पार कर गई थी एक दौर में। सरकार ने उनके लिए नया शहर बसाने का फैसला किया और शरणार्थियों को उसमें बसाया, लेकिन आगे चलकर ये संख्या 90,000 से 10 लाख भी चली गई। आज जिस शहर में सिंधियों को बसाया गया उसे उल्लासनगर के नाम से जाना जाता है। सिंधियों ने भी बड़ा दिल दिखाया और जो भी काम मिला वो करना शुरू कर दिया। अपनी बिजनेस स्किल से उन्होंने छोटे मोटे काम धंधों को भी बड़े लेवल पर पहुंचाया। इधर भारत के लोगों ने भी सिंधियों को अपना लिया तो वहीं सरकार ने भी इनकी काफ़ी मदद की। महाराष्ट्र सरकार ने सिंधियों को अपने घर बेचने और गिरवी रखने के राइट दे दिए। कई स्कूल और कॉलेजेस में सिंधी लैंग्वेज को पढ़ाया जाने लगा। वहीं भारत की जो 22 स्टेट लैंग्वेज हैं उनकी लिस्ट में भी सिंधी भाषा को जगह दी गई। इस तरह से भारत में तो बड़े पैमाने पर सिंधियों के लिए काम किया गया। जैसे अगर आप दिल्ली का मुखर्जी नगर जानते हैं, जहां यूपीएससी की कोचिंग होती है, तो उसे सिंधियों को बसाने के लिए ही बनाया गया था। इसी तरह से सिंधियों ने भारत में सर्वाइव तो किया ही, साथ ही खुद को अच्छे से इस्टेब्लिश भी कर लिया। सिंधी जो थे वो एजुकेशन की वैल्यू को बखूबी समझते थे, इसीलिए भारत आने के 6 महीनों के अंदर ही उन्होंने अपना खुद का जय हिंद कॉलेज बना डाला, जो आज मुंबई के सबसे अच्छे कॉलेजेस में से एक है। धीरे धीरे सिंधी सरकारी नौकरियों और अच्छी पोजीशन पर पहुंच गए और इस तरह से सोसाइटी में उन्होंने अच्छी खासी अपनी पकड़ बना ली। लेकिन जो सिंधी, चाहे वो हिंदू या मुसलमान, पाकिस्तान में रह गए, उनके साथ बहुत अत्याचार हुए। जो मुसलमान भारत से पाकिस्तान गए उसमें से कई लोगों ने सिंध में खाली पड़े घरों और दुकानों पर कब्जा कर लिया। कहते हैं कि सिंधी मुस्लिम भारत से आए इन मुसलमानों को मुहाजिर कहा करते थे। ये मुहाजिर कराची और हैदराबाद जैसे शहरों में शिफ्ट हुए तो बहुत जल्दी इन्होंने सिंध की पॉलिटिक्स में और अपनी जॉब्स में भी कब्जा कर लिया।
पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान खुद एक मुहाजिर थे, जिन्होंने सिंध में मुहाजिर के लिए गवर्नमेंट जॉब्स में 2% की सीटें रिजर्व कर दी। साथ ही उन्होंने उर्दू को पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज बना दिया, यानी सिंधी भाषा पीछे हो गई। 1970 तक मुहाजिरों का रुतबा बढ़ गया और सिंधी मुसलमान पीछे रह गए। 1970 में जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स संभालते हैं। वो एक सिंधी थे, इस वजह से उन्होंने सिंधियों को ज़्यादा वैल्यू देनी शुरू कर दी। इसके चलते सिंधी मुसलमानों के दिन कुछ सुधर जाते हैं। आगे चलकर पाकिस्तान की पीपुल्स पार्टी ने सिंधी भाषा को सिंध की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। इससे सिंध में जो मुहाजिर रहते थे और जो सिंधी मुसलमान थे, इन दोनों के बीच में कलह हुई। दोनों गुटों के बीच में हिंसा बढ़ गई, जिसके बाद से सिंध के सिंधी मुसलमानों ने सिंध को एक अलग देश बनाने की मांग शुरू कर दी। तब से लेकर आज तक सिंध में अभी भी कुछ सिंधी हैं जो पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहे हैं, और सिंधियों की हिंसा की खबरें आए दिन आपको देखने को मिल जाती हैं। सिंधियों के अंदर अलग देश की मांग क्यों पैदा हुई और कैसे पैदा हुई, ये आज भी सिंधी अलग देश के लिए क्यों लड़ रहे हैं, इस पर हम किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।